स्वागत है आप सभी का ग्लोबल टेक यूट्यूब चैनल पे। 2024 जुलाई के एग्जाम को हम लोग टारगेट करके एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज करने वाले हैं। तो जो भी क्वेश्चन होंगे यहाँ पे सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, केवल आंसर नहीं रटना है। एक एक क्वेश्चन में समझाता चलूंगा एकदम बेहतरीन तरीके से और आपको भी वैसे ही समझते चलना है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन जब आप एक बार समझ लेते हो तो आपको आंसर रटने की जरूरत नहीं पड़ती। रटी हुई चीजें बहुत जल्दी भूल जाती हैं। आपको जिस हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन कराए जाएंगे बस उतना करते जाइए, आपका एग्जाम बहुत बेहतरीन जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है आपका कि विच कोडिंग सिस्टम फॉर ट्रांजिस्टर टाइप नंबरिंग सिस्टम इज फॉलोड बाय अमेरिकन स्टैंडर्ड। देखिए, ट्रांजिस्टर की नंबर कोडिंग की जाती है। ट्रांजिस्टर की नंबर कोडिंग जो है अलग अलग देशों ने अपने अपने तरीके से किया है और अलग अलग तरीके से किया है। जैसे यदि अमेरिका की बात करूं तो वो अपना अलग तरीके से किया है, जापान की बात करूं तो वो अपना अलग तरीके से किया है, ठीक है। तो उनका एक नंबर कोडिंग है। वो नंबर कोडिंग किस हिसाब से हुआ है ये चीज थोड़ा सा आपको समझना है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे JIS स्टैंडर्ड जो है वो किसके लिए है, किस देश का है, या फिर जो होम कोड स्टैंडर्ड है ये किस देश का है, जो JEDC स्टैंडर्ड है ये किस देश का है। ये सारे अपना जो मतलब एक कंट्री की मैं बात करूं तो हर एक कंट्री ने अपना अलग अलग कोडिंग का एक स्टैंडर्ड बनाया है ट्रांजिस्टर के कोडिंग का, ठीक है। तो कोडिंग किस तरीके से किया गया है मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिखा देता हूं। देखिए, एक छोटा सा नोट टाइप का है, इधर आप इसको जरूर पेन पेपर लेके बैठिए साथ में और इसे जो भी आपको क्वेश्चन के साथ इंपॉर्टेंस बताए जा रहे हैं उसे जरूर नोट करते जाइए, ठीक है। देखिए, हमने यहाँ बताया है कि ट्रांजिस्टर टाइप नंबरिंग योजना, जैसे कि यदि प्रो इलेक्ट्रॉन लिखा है, प्रो इलेक्ट्रॉन लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब यह है कि जो यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपियन जितने भी यूरोप में देश आते हैं आपके, वो कोडिंग कुछ इस तरीके से की गई है, ठीक है। वो कोडिंग यूरोपियन देश के लिए मतलब यूरोप के द्वारा किया गया है। कहीं पे भी यदि प्रो इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है तो ट्रांजिस्टर पे यदि प्रो इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है तो वो यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा ये कोडिंग की गई है, ठीक है। और यदि JEDEC लिखा हुआ है, JEDEC लिखा हुआ है तो ये किसके लिए है? ये है आपके अमेरिका के लिए। किसके लिए है? ये आपका अमेरिका देश की कोडिंग है, ठीक है। फिर आपका जो JIS है, JIS ये किस देश की कोडिंग है? ये है आपके जापान की। किसकी है? ये है आपके जापान की, ठीक है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड थे कोडिंग के जो हमने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वेश्चन में पूछा था कि अमेरिका स्टैंडर्ड क्या है, मतलब कि अमेरिका देश में ये कोडिंग किस तरीके से की जाती है। तो अमेरिका की कोडिंग कैसे की जाती है? JEDEC जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ऑप्शन सी यहाँ पे एकदम राइट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, है ना। इसके लिए एकदम राइट आंसर बन जाएगा। अच्छा, यहीं पे यदि ये अमेरिका हटा के, यदि मान लो कि अमेरिका हटा के यहाँ पे यदि जापान लिख देता, तब यदि जापान लिख देता, तब जापान लिखता तो हमारा आंसर कौन सा बन जाता? ए ऑप्शन, ठीक है। ए ऑप्शन उस समय हमारा आंसर बन जाता। और यदि यहाँ पे यूरोपियन स्टैंडर्ड लिख देता तो यूरोपियन स्टैंडर्ड लिख देता तो उस समय हमारा डी ऑप्शन बनता, ठीक है। तो जो ये एक्सप्लेनेशन है इसको जरूर याद रखना है और इसको अच्छे से समझ लेना है कि हाँ ये स्टैंडर्ड पे कैसे ये कोड बदल रहे हैं, ये नंबर कोड जो है ये कैसे बदल रहे हैं, ये आपको एकदम याद रखने हैं, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोला है आपको कि TO ट्रांजिस्टर पैक आरेख में इलेक्ट्रोड को NX के रूप में चिन्हित किया गया है। ये जो X लिखा हुआ है ये X किसको प्रदर्शित कर रहा है? ये X किसको प्रदर्शित कर रहा है? तो देखिए, ट्रांजिस्टर के पैकिंग डायग्राम के कई सारे तरीके हैं। जैसे आपका है TO5 है, TO5 है, ठीक है। फिर आपका TO3 है, फिर आपका TO12 है, TO18 है। तो ये क्या है? ये आपके पैकिंग डायग्राम, मतलब पैक करने के, ट्रांजिस्टर को पैक करने के तरीके हैं सब। तो उसमें दिखाया जाता है कि जैसे मान लो कि पैकिंग करना है तो उसके लिए कवर बनाना होगा, या फिर कह सकते हैं कि उसके ऊपर जो भी हमें कवरिंग करनी हो
वो किस हिसाब से बनाया जाए और कौन सा, भाई कोई भी कवर आप बनाते हो तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा निशान जरूर बनाते हो कि वो किधर से लगाना है, उस कवर को किसी भी इक्विपमेंट पे किधर से लगाना है, एक निशान आप जरूर बनाते हो, या फिर एक आप उस तरीके से सांचा ही बनाते हो उसका। ठीक है, तो उसमें ये पूछा है आपसे क्वेश्चन में कि यहाँ पे जो एक्स दिखाया है ये एक्स किस चीज को प्रदर्शित कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैं ये जो पैकिंग करने का तरीका है इसका ये पूरा दिखा देता हूं। ठीक है, ये कैसे किया जाता है और इसका कवरिंग भी दिखा देता हूं। ठीक है, देखो ये है आपका TO5 मॉडल, ये है आपका TO5 मॉडल। TO5 मॉडल में इसने कैसे कवर किया है, ये आपका बन गया ट्रांजिस्टर का ऊपर का कवर। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर के ऊपर का कवर बन गया और इसने क्या किया है, इसने ये 3 टर्मिनल ले लिए हैं ECB। ECB जैसे कि आप सभी जानते हो, यदि मैं बात कर लूं ट्रांजिस्टर की, तो ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल होते हैं। कौन कौन से, एक होता है आपका एमीटर, फिर होता है आपका बेस और फिर होता है आपका कलेक्टर। ये आपका बन गया एमीटर, एमीटर हो गया ये। ठीक है, ये हो गया आपका कलेक्टर और ये हो गया आपका बेस। ये 3 टर्मिनल होते हैं ट्रांजिस्टर में। ठीक है, एमीटर में यदि करंट बाहर की तरफ निकल रही है तो ये हमारा कौन सा ट्रांजिस्टर बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका NPN ट्रांजिस्टर। कौन सा ट्रांजिस्टर मेरे दोस्त, NPN ट्रांजिस्टर। ठीक है, और यदि यहीं पे करंट यदि अंदर की तरफ आएगी तो वो आपका बन जाएगा PNP ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर के 2 टाइप होते हैं, कौन कौन से, एक NPN ट्रांजिस्टर और एक PNP ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो इसने बोला है कि ये ट्रांजिस्टर के तीनों टर्मिनल में से किस टर्मिनल को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पे जो X लिखा हुआ है ये X किस टर्मिनल को प्रदर्शित कर रहा है। तो देखना यहाँ पे ये जो X लिखा, यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट किसको प्रदर्शित कर रही है, E को। तो E किसको डिनोट करता है, E डिनोट करता है आपके एमीटर को। यदि C लिखा हुआ है तो C किसको रिप्रेजेंट करता है, C रिप्रेजेंट करता है आपके कलेक्टर को। ठीक है, और बेस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, बेस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं B से। ठीक है, तो B यदि कहीं पे भी लिखा हुआ है, कहीं पे भी नहीं, ट्रांजिस्टर के चैप्टर में यदि B लिखा है तो इसका मतलब है कि वो बेस को डिनोट कर रहा है, यदि C लिखा है तो उसका मतलब है वो कलेक्टर को डिनोट कर रहा है, और यदि E लिखा है तो इसका मतलब है कि ये एमीटर को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने इसके बारे में पूछा है तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एमीटर। ठीक, यदि बात कर लेता इसकी, यदि इसको ऐसे करके फिर लिख देता कि ये जो X वाला टर्मिनल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है या किसको दर्शा रहा है, तो ये दर्शाएगा आपके कलेक्टर को। किसको दर्शाएगा मेरे दोस्त, ये दर्शाएगा कलेक्टर को। ठीक है, और ये बेस को दर्शाएगा। सेम यही संरचना है, संरचना सेम यही है, बस इसी संरचना को आप उठा के यहाँ पे रखो, एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ इस साइड में बेस है, फिर ऊपर साइड में आपका कलेक्टर है, नीचे साइड में आपका मीटर है, तो यहाँ पे भी ऊपर साइड में आपका कलेक्टर है, नीचे साइड में मीटर है और लेफ्ट साइड में बेस है। ठीक है, तो सेम यही चीज है, बस ये पैकेजिंग करने का अलग अलग तरीका था, वो तरीका हमने आपको यहाँ पे दिखा दिया। जैसे देखो यहाँ पे 12/12 जो है ना, ये भी आपसे अभी आगे क्वेश्चन में पूछेगा 12/12 का क्या तरीका। जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है शायद, मुझे लग रहा है, हाँ देखिए यहाँ पे पूछ दिया कि दिखाया गया TO12 ट्रांजिस्टर के पैक आरेख में X का उद्देश्य क्या है। ये जो X, ये जो दिखाया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में, ये X किस टर्मिनल को रिप्रेजेंट कर रहा है। भाई मेरे ट्रांजिस्टर में 3 ही तो टर्मिनल होते हैं, कौन कौन से, ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल कौन कौन से होते हैं, एक हो जाता है आपका एमीटर, दूसरा हो जाता है आपका कलेक्टर, तीसरा हो जाता है आपका बेस। जिसमें यहाँ पे थोड़ा और जान लो कलेक्टर के बारे में, एमीटर के बारे में। देखिए बेस जो होता है ना, ये सबसे पतला होता है, ये सबसे पतला होता है, सबसे पतला होता है। ठीक है, और इसमें डोपिंग सबसे कम की जाती है, इसमें डोपिंग सबसे कम की जाती है, कम मात्रा में की जाती है। सबसे कम मतलब कि एमीटर और बेस। ठीक है, कम मात्रा में की जाती है। ये तो हो गया बेस के बारे में। ठीक है, जो आपका एमीटर है, एमीटर क्या होता है भाई, एमीटर में डोपिंग सबसे अधिक क्यों होती है। ठीक है,
डोपिंग सबसे अधिक होती है, यहां पे लिख लेंगे डोपिंग सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक, ठीक है। और ये कलेक्टर से बड़ा होता है, इसकी साइज, यदि साइज की बात कर लें तो इसका जो साइज होगा, साइज कलेक्टर से बड़ा होता है, ठीक है, कलेक्टर से बड़ा और बेस से छोटा होता है। सॉरी, ये मैं थोड़ा सा गलत लिख दिया यहाँ पे, ये बेस से बड़ा और कलेक्टर से छोटा होता है, बेस से बड़ा और कलेक्टर से छोटा होता है, कलेक्टर से छोटा होता है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट आपके, यदि मैं बात कर लूं कलेक्टर की, तो जो कलेक्टर है, कलेक्टर की साइज सबसे बड़ी होती है, ठीक है, इसकी साइज जो होगी सबसे बड़ी होती है, साइज सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी होती है। और इसमें जो डोपिंग होगी, इसमें जो डोपिंग होगी, डोपिंग एमिटर से कम होती है, एमिटर से कम होती है, ठीक है, इसमें डोपिंग एमिटर से कम होती है। ये थोड़ा बहुत जानकारी था आपके एमिटर, बेस और ट्रांजिस्टर के बारे, एमिटर, बेस और कलेक्टर के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, यदि मैं एक छोटा सा इसका डायग्राम बना दूं ट्रांजिस्टर का, तो देखिए ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ये एमिटर हो गया, ये बेस हो गया, और ये हो गया आपका कलेक्टर, एमिटर, बेस, कलेक्टर, ठीक है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा बेस की चौड़ाई ज्यादा हो गई है, क्या बेस की चौड़ाई यदि थोड़ी सी ज्यादा होगी तो और पतला कर लो इसको, है ना। ये बेस हो गया, ये कलेक्टर हो गया, ये एमिटर हो गया। तो कुछ इस तरीके से साइज होती है, आपको दिख रहा होगा कि ये जो कलेक्टर है, कलेक्टर की साइज सबसे बड़ी है, फिर आपका एमिटर है साइज में बड़ा, इसके बाद आपका बेस है, बेस सबसे छोटा होता है। इसमें डोपिंग एमिटर में सबसे अधिक बनती है, सबसे अधिक डोपिंग एमिटर में की जाती है। तो ये भी आपका एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग मॉडल देखते हैं TO12 वाला, TO12 वाला जो मॉडल है हमारा, ये है TO12 का मॉडल। TO12 मॉडल में जो आपका टर्मिनल है, ये टर्मिनल कौन सा दिखा रहा है, ये ऊपर वाला टर्मिनल किसको दिखाएगा, तो ये जो सबसे ऊपर वाला टर्मिनल है, ये दिखाएगा आपके कलेक्टर को। किसको दिखाएगा मेरे दोस्त, ये दिखाएगा आपके कलेक्टर को, ठीक है। फिर ये जो बीच वाला टर्मिनल है, ये दिखाएगा आपके बेस को, और ये जो सबसे नीचे वाला है, ये दिखाएगा आपके एमिटर टर्मिनल को, ठीक है। तो ये था आपका पहचानने का तरीका, और ये अलग अलग मेथड थे आपके पैकेजिंग के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन का प्रकार क्या है। यहाँ पे आपके एम्पलीफायर का कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। एम्पलीफायर के कॉन्फ़िगरेशन कितने तरीके के होते हैं, तीन ही तो तरीके होते हैं आपके एम्पलीफायर के। कितने कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तीनों कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन से हैं भाई, अरे मेरे दोस्त यहाँ पे लिखो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। कौन कौन से होते हैं भाई, तीन होते हैं। एक होता है आपका कॉमन CB, ठीक है, एक होता है आपका CE और एक होता है आपका CC। कॉमन बेस, CB का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। फिर CE क्या होता है आपका, कॉमन एमिटर, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। और CC का मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका कॉमन कलेक्टर, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो ये आपके तीन कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। तो जिस टर्मिनल को हम लोग कॉमन करते हैं, जिस टर्मिनल को, जैसे यदि बेस, यदि हमारा बेस वाला पॉइंट कॉमन है, जैसे कि यदि मैं यहाँ पे एक छोटा सा फिगर बना दूं, यहाँ पे मैं एक छोटा सा फिगर बना दूं, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि सर ये जो आप कॉमन करने की बात कर रहे हैं ये क्या है ना, ये आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए।
देखिए जैसे कि ये हो गया आपका ट्रांजिस्टर, ये मान लो आपका एमिटर पॉइंट है या एमिटर टर्मिनल है, और ये है आपका कलेक्टर टर्मिनल, ठीक है। और ये हो गया आपका बेस, ये हो गया आपका बेस। तो यदि मैं यहां से इधर सप्लाई दूं इसको, यदि मैं यहां से इधर इसको सप्लाई दे दूं, ठीक है, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, और इसको भी ला के ऐसे जोड़ दूं, इसको भी ला के इस तरीके से जोड़ दूं, तो मुझे बताना यहाँ पे कि जो आपका बेस वाला टर्मिनल है क्या ये कॉमन होता हुआ दिख रहा है? ये आपका बेस वाला टर्मिनल है, ये आपका बेस वाला टर्मिनल है। बोलो ये टर्मिनल कॉमन है कि नहीं? देखो इससे भी ये कनेक्टेड है और इस वाले टर्मिनल से भी कनेक्टेड है, तो ये जो बेस है ये बेस क्या हो गया? कॉमन हो गया। तो ये एक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। सेम इसी तरीके से आपका जब एमीटर यहाँ पे आ जाएगा, एमीटर जब दोनों टर्मिनल से जुड़ा रहेगा तो आपका कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन होगा, और जब आपका कलेक्टर आके जुड़ेगा तो वो आपका कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन होगा। बस कॉन्फ़िगरेशन का यही सिंपल सा तरीका है पहचानने का, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे साथी कि कौन सा टर्मिनल हमारा कॉमन किया गया है। यहाँ पे कौन सा टर्मिनल कॉमन किया गया है, तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि सर ये जो इसका कलेक्टर वाला टर्मिनल है, ये कलेक्टर वाला, देखो ये जो इस तरीके से बनाया है एक सिंबल, ये कुछ सी टाइप का, इस सिंबल का मतलब होता है कि यहाँ पे तार को शॉर्ट सर्किट नहीं किया गया है, तार को जोड़ा नहीं गया है, तार को साइड से लेके आया गया है, ठीक है, तार को साइड से लेके आया गया है। चूंकि यहाँ हमें 2D फिगर दिखाना पड़ता है, तो 2D फिगर में हमें कुछ चीजें दूसरे तरीके से दिखती हैं। जब 3D फिगर रहता तो ये दिखा देता है कि ये इसके पीछे से आया हुआ है, पीछे से आया हुआ है, तो ये शॉर्ट सर्किटेड नहीं है, ठीक है। तो ये दिख रहा होगा आपको कि ये जो कलेक्टर वाला टर्मिनल है, कलेक्टर टर्मिनल आके कहाँ पे, यहाँ पे ग्राउंड से कनेक्टेड है, ये आपका ग्राउंडेड रहता है, यहाँ पे ये पॉइंट भी ग्राउंडेड रहता है, ठीक है। और बाकी ये जो बेस टर्मिनल है ये भी जुड़ा हुआ है और एमीटर टर्मिनल भी जुड़ा हुआ है। तो ये हमें एकदम क्लियरली दिख रहा है कि सर ये कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है ट्रांजिस्टर का, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। कॉमन कलेक्टर भी देख लिया आप और कॉमन बेस भी देख लिया। कॉमन एमीटर में क्या करेगा? कॉमन एमीटर में यहां से लाके इसको जोड़ देगा और फिर इसको आगे से ऐसे जोड़ देगा, ठीक है, वो हो जाएगा आपका कॉमन एमीटर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि कॉन्फ़िगरेशन आप सभी समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। बोला है कि एक सामान्य बेस एम्पलीफायर करंट गेन क्या है? एक सामान्य बेस एम्पलीफायर का व्हाट इज द करंट गेन ऑफ कॉमन बेस? कॉमन बेस एम्पलीफायर का करंट गेन कितना होता है? तो हमेशा याद रखेंगे जो गेन का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं ना, गेन का फॉर्मूला हमेशा हमारा होता है आउटपुट बटा में इनपुट, आउटपुट बटा में इनपुट, ठीक है। यही आपके गेन का फॉर्मूला होता है। वो चाहे हम लोग बात कर लें वोल्टेज की, चाहे बात कर लें करंट की, चाहे बात कर लें हम लोग पावर की। मतलब कि जब भी बात आएगी गेन की, जब भी बात आएगी गेन की, गेन मतलब बोले तो लाभ, ठीक है, या फिर लब्धि, हिंदी में इसको लाभ ही तो कहते हैं, हाँ। तो जब भी हमें गेन निकालना होगा किसी भी डिवाइस का या किसी भी इक्विपमेंट का, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? सीधे सीधे आउटपुट बटा में इनपुट करते हैं, आउटपुट बटा इनपुट। अब वो कौन सी क्वांटिटी है ये डिपेंड करती है। यदि करंट है तो आउटपुट करंट बटा में इनपुट करंट, ठीक है। और यदि वोल्टेज है तो आउटपुट वोल्टेज बटा में इनपुट वोल्टेज, और यदि पावर है तो आउटपुट वोल्टेज बटा में आउटपुट पावर बटा में इनपुट पावर, ठीक है। तो अब मुझे इतना बताना यहाँ पे कि मान लो कि ये आपका करंट 1 एम्पियर आपने दिया इस यहाँ पे, हालांकि 1 एम्पियर तो जाएगा नहीं, मिली एम्पियर में यहाँ पे दिया जाता है। तो मान लेता हूं मैं कि 10 मिली एम्पियर करंट इसमें दी गई, ट्रांजिस्टर में 10 मिली एम्पियर दी गई, इनपुट साइड में 10 मिली एम्पियर दी गई। तो मुझे बताना कि क्या आउटपुट पे भी 10 मिली एम्पियर ही मिलेगा? 10 मिली एम्पियर नहीं मिलेगा। ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? कॉमन बेस है, कॉमन बेस है। तो कॉमन बेस का जो आउटपुट टर्मिनल होता है वो रिवर्स बायस में होता है। तो यहाँ पे हमें आउटपुट पे 10 एम्पियर नहीं मिलेगी, आउटपुट पे हमें क्या मिलेगी? कम करंट मिलेगी। यहाँ पे रिड्यूस होके करंट मिलेगी, रिड्यूस, ठीक है। तो इसका रिड्यूस का क्या मतलब है? रिड्यूस का मतलब है कि आउटपुट पे हमें कम करंट मिलेगी, 10 मिली एम्पियर से कम की करंट हमें मिलेगी, ठीक है। तो यदि यहाँ पे मान लो कि मैं मान लेता हूं ऐसा कि 8 मिली एम्पियर की आपको करंट मिली है, 8 मिली एम्पियर की करंट कहां पे मिली? आउटपुट साइड में। ये हो गया आपका 8 मिली एम्पियर, 8 मिली एम्पियर, और हमने इनपुट में दे दिया इसके 10 मिली एम्पियर। तो
अब यहाँ पे देखना, आउटपुट करंट बटा में इनपुट करंट करो, 8 बटा में 10 करो, 8 बटा में 10 किए तो कितना आ गया, ये 0.8 आ गया, 0.8। और गेन का कोई यूनिट नहीं बनता है, गेन का कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, ये जो मान आया है ना, ये जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू कितना है, 1 से अधिक है या 1 से कम है, ये 1 से अधिक है या 1 से कम है। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि सर ये जो वैल्यू हमें दिख रही है, ये वैल्यू 1 से कम होती है। तो कॉमन बेस एम्पलीफायर में जो हमारा करंट गेन होता है, करंट गेन कितना होता है, लेस देन 1 होता है। कितना होगा मेरे भाई, लेस देन 1 होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा। और ये गेन कैसे निकाला जाएगा, ये भी आज के बाद आप किसी भी कॉन्फ़िगरेशन का या किसी भी इक्विपमेंट का आप गेन भी आसानी से निकाल लोगे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है आपसे कि BC107 ट्रांजिस्टर कोड, ये देखो ये जो ईसापुर लिखा है ना, ये कुल मिला के ये गूगल ट्रांसलेट है, यहाँ पे भी BC लिखना चाहिए इसको, ईसापुर नहीं है। अरे ये ACBC समझ गया, आफ्टर क्राइसिस और बिफोर क्राइसिस, है ना। तो ये ईसापुर नहीं है, ये भी आपका BC ही है, BC ही है, ये कोडिंग है, ये ट्रांजिस्टर की कोडिंग की जाती है। मैं बोला है कि ट्रांजिस्टर कोड यदि BC107 लिखा हुआ है, BC107 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, हमारा जो ट्रांजिस्टर है ये किस मटेरियल से बना हुआ है। तो देखिए एक बात यहाँ पे समझिए कि कहीं पे भी यदि कोडिंग की गई है, कोडिंग में यदि शुरू में आपको बीटा दिख गया, बीटा या फिर कहें कि बी, यदि आपको कहीं पे भी शुरू में बी दिख गया, तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर सिलिकॉन मटेरियल का बना होगा। किस मटेरियल का मेरे दोस्त, सिलिकॉन मटेरियल का बना होगा, सिलिकॉन मटेरियल का बना होगा, ठीक है। तो ये आपका पहचानने का तरीका हो गया, ये शुरू में यदि बी लिखा है तो, ठीक है। और थोड़ा सा एक दो पॉइंट यहाँ पे समझ लीजिए कि A B C ये 3 अलग अलग कोड होते हैं ट्रांजिस्टर के। यदि A कहीं पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि जो हमारा ट्रांजिस्टर है ये श्रव्य आवृत्ति का ट्रांजिस्टर है, मतलब कि सुनने वाला, कहीं ना कहीं ये साउंड वाला ट्रांजिस्टर है, ठीक है, श्रव्य आवृत्ति ट्रांजिस्टर। और यदि कहीं पे बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये मध्यम करंट, मध्यम धारा रेटिंग वाला ट्रांजिस्टर है, ठीक है। और यदि सी लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है आपका सामान्य प्रयोजन के लिए, सामान्य प्रयोजन का ट्रांजिस्टर, ठीक है, सामान्य प्रयोजन का ट्रांजिस्टर, ठीक। तो ये आपका ABC 3 कोड दिया हुआ है, इन तीनों कोड को भी याद कर लेंगे। बाकी कहीं पे भी यदि बी लिखा हुआ है सबसे पहले, तो इसका मतलब है कि जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो किस मटेरियल का बना होगा, सिलिकॉन मटेरियल का बना होगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि मल्टी स्टेज एम्पलीफायरों का नाम क्या है। देखिए मल्टी स्टेज एम्पलीफायर कौन कौन से होते हैं। मल्टी स्टेज एम्पलीफायर आपका हो जाता है जो भी आपके RC कपल्ड होते हैं ना, मतलब रेजिस्टेंस और कैपेसिटर, जो भी आपके कपल्ड ट्रांजिस्टर होते हैं, ये आपके मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर होते हैं, ठीक है, ट्रांजिस्टर। अच्छा, मल्टी स्टेज कहने का क्या मतलब है, थोड़ा सा तो इस बात को भी समझ लीजिए कि मल्टी स्टेज कहने का क्या मतलब है। मल्टी स्टेज कहने का मतलब है कि जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर का एग्जीक्यूशन एक स्टेप में कंप्लीट नहीं हो रहा है। मतलब कि यदि आपने एक तरफ इनपुट दिया तो उसका एक स्टेप में आउटपुट नहीं मिलेगा, उसका एग्जीक्यूशन 2-3 स्टेप में पहले होता है, तब जाके हमें आउटपुट मिलता है। तो ये चीज होता है आपका मल्टी स्टेज, मतलब कि उसके अंदर 2-3 प्रोसीजर होंगे। पहले आपने इनपुट दिया, वो इनपुट गया किसी एक ट्रांजिस्टर पे, ठीक है, उस ट्रांजिस्टर का जो आउटपुट होगा वो जाएगा किसी दूसरे ट्रांजिस्टर के पास, फिर उस ट्रांजिस्टर का जो आउटपुट होगा वो जाएगा हमारे मेन आउटपुट पे। तो ये इसमें आपको दिखा कि 2 स्टेज हो गए। तो इसी तरीके से ये बोला है कि जो आपके मल्टी स्टेज वाले ट्रांजिस्टर है वो कौन कौन से होते हैं, तो वो हो जाता है आपका RC कपल्ड ट्रांजिस्टर, या फिर RC कपल्ड ट्रांजिस्टर, या फिर और आपके होते हैं CE और C
सीबी, सीई और सीबी ट्रांजिस्टर, ये भी आपके जो ट्रांजिस्टर होते हैं ये भी आपके मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन में दिख रहा है हमें बी ऑप्शन में कास्केड एम्पलीफायर, जो आपके आरसी कपल्ड एम्पलीफायर होते हैं इनको कास्केड एम्पलीफायर भी कहते हैं। तो बी एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि बीसी 147 ट्रांजिस्टर के लिए बेस वोल्टेज अधिकतम उत्सर्जक कितना होता है। बेस वोल्टेज का मान आपसे पूछा है, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपसे क्वेश्चन में पूछा है बेस वोल्टेज। ठीक है, बेस वोल्टेज पूछा है। देखो यदि मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि ये बताओ मुझे, सबसे पहले तो इतना बता दो कि ये जो ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर किस मटेरियल का बना होगा। तो आपको दिख रहा होगा कि सर आपने आगे क्या लिख दिया है, बीसी, ये बीसी लिखा है, तो बी का मतलब है कि ये सिलिकॉन मटेरियल का बना होगा। किस मटेरियल का बना होगा, ये सिलिकॉन मटेरियल का बना होगा, सिलिकॉन मटेरियल का बना होगा। और ये डाटा एज इट इज आपको याद रखना होगा कि बीसी 147 या फिर बीसी 107 इन सबका मैक्सिमम आउटपुट कितना होता है। बीसी 147 के लिए ये 6 वोल्ट होता है। बीसी 147 के लिए कितना होता है ये वोल्टेज, 6 वोल्टेज होता है। ठीक है, ये यहां से क्वेश्चन बनने के बहुत कम चांसेस है, लेकिन ये कोडिंग थोड़ा सा अलग अलग दिया हुआ था, इस वजह से हमने सोचा कि भाई ये कोडिंग भी आपको जानकारी रहनी चाहिए। बाय द वे यदि पूछ दिया तो फिर आप यहां पे परेशान न होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग कि निगेटिव फीडबैक प्रतिक्रिया को, निगेटिव फीडबैक को कैसे कहा जाता है। जो आपका निगेटिव, देखिए फीडबैक दो तरीके से दिया जाता है, निगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक। निगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक, फीडबैक आपके दो तरीके से होते हैं। ठीक है, तो फीडबैक का मतलब क्या होता है, पहले कंडीशन ये है कि फीडबैक का मतलब क्या होता है। फीडबैक क्या है सर, ये पहले हमें समझा दीजिए। तो यहां पे समझो कि किसी भी सिस्टम का, जैसे मान लो कि आपके पास एक सिस्टम हो गया, किसी भी सिस्टम का आउटपुट से इनपुट पे जो कनेक्शन होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आउटपुट से इनपुट पे कनेक्शन को ही हम लोग कहते हैं फीडबैक। जैसे देखो ये इसका इनपुट साइड हो गया, ये इस सिस्टम का इनपुट साइड हो गया, और ये क्या हो गया, ये हो गया आपका आउटपुट साइड, ये हो गया आपका आउटपुट साइड। तो आउटपुट साइड से इनपुट साइड पे हमने यहाँ पे कनेक्शन किया है, क्या ये दिख रहा है कि हाँ सर ये आपने एक यहाँ से कनेक्शन लेकर आया और ये कनेक्शन आपने कर दिया इनपुट पे। तो आउटपुट से इनपुट पर कनेक्शन ही क्या कहलाता है, किसी भी सिस्टम का आउटपुट से इनपुट पर कनेक्शन ही कहलाता है फीडबैक। वही फीडबैक सिस्टम होता है आपका। ठीक है, ये फीडबैक सिस्टम दो तरीके से होता है। कौन कौन सा होता है, एक होता है आपका पॉजिटिव फीडबैक, एक होता है आपका पॉजिटिव फीडबैक, और एक होता है आपका निगेटिव फीडबैक, एक होता है आपका निगेटिव फीडबैक। ठीक है, तो जो आपका पॉजिटिव फीडबैक है और जो आपका निगेटिव फीडबैक है, इन दोनों में बेहतरीन कौन सा होता है, कौन सा बढ़िया काम करता है हमारे लिए, यूजफुल कौन सा है, तो वो है आपका निगेटिव फीडबैक। ठीक है, और बोला है आपसे क्वेश्चन में कि निगेटिव फीडबैक को कैसे कहा जाता है, तो निगेटिव फीडबैक को हम लोग डीजेनरेटिव फीडबैक भी कहते हैं, डीजेनरेटिव फीडबैक भी कहते हैं निगेटिव फीडबैक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का कौन सा कॉन्फ़िगरेशन सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में उपयोग किया जाता है। पहले तो ये बताओ कि मुझे कि इलेक्ट्रॉनिक जो आपके ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर के तीनों कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन से। अभी हमने कुछ देर पहले ही आपको बताया कि ट्रांजिस्टर के तीन कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, एक होता है आपका सीबी, एक होता है आपका सीई, और एक होता है आपका सीसी। ये तीन आपके कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। ठीक है, इन तीनों का हमने नाम भी लिख दिया था। कॉमन, ऊपर वाला है आपका कॉमन बेस, नीचे वाला है आपका कॉमन एमिटर, और इससे नीचे है आपका कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो ये आपके तीन तरीके के कॉन्फ़िगरेशन हो गए। ठीक है, अब इसमें पूछा है आपसे क्वेश्चन में कि इन तीनों में सबसे ज्यादा यूज होने वाला कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये चीज मैं वहां पे बताना भूल गया था, वहीं पे मुझे नोट करा देना चाहिए था कि जो हमारा सबसे अधिक यूज होने वाला कॉन्फ़िगरेशन है वो है आपका कॉमन एमिटर। कौन सा है, कॉमन एमिटर, सबसे अधिक यूज होने वाला। ठीक है, सबसे अधिक
सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला, ठीक है। और जो आपका सीसी है, जो आपका कॉमन कलेक्टर है, ये सबसे कम होता है, इसका यूज सबसे कम होता है, ठीक है। इसका यूज सबसे कम होता है कॉमन कलेक्टर का, और कॉमन एमिटर का यूज सबसे ज्यादा होता है। कॉमन बेस वाले का थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके हम लोग यूज करते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन या सबसे अधिक यूज होने वाला आपका कॉन्फ़िगरेशन है कॉमन एमिटर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जर्मेनियम सेमीकंडक्टर सामग्री पर सिलिकॉन से बने ट्रांजिस्टर को क्यों पसंद किया जाता है? क्या जर्मेनियम ज्यादा सुंदर दिखता है इसलिए? नहीं, मतलब सिलिकॉन ज्यादा सुंदर दिखता है और जर्मेनियम सुंदर नहीं दिखता है इसलिए? अरे भाई, यहाँ सुंदरता की बात नहीं है, यहाँ पे बात यह है कि जो हमारा जर्मेनियम से बना ट्रांजिस्टर होता है ना, इसमें लीकेज करंट की वैल्यू ज्यादा होती है, लीकेज करंट की वैल्यू ज्यादा होती है, और जो सिलिकॉन से बना ट्रांजिस्टर होता है उसमें लीकेज करंट की वैल्यू कम होती है। तो इसी वजह से हम लोग ज्यादा लाइक करते हैं किसको? ज्यादा लाइक करते हैं सिलिकॉन से बने मटेरियल्स का, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे दो बातें बता देना जल्दी से कि जर्मेनियम ट्रांजिस्टर का कट ऑफ वोल्टेज कितना होता है, और इसका सिलिकॉन का कट ऑफ वोल्टेज कितना होता है, ठीक है। हालांकि ये कट ऑफ वोल्टेज तो डायोड में आता है, लेकिन फिर भी यहीं पे मुझे बता दो, यदि मान लो कि ये एक छोटा सा डायोड है आपका, पीएन जंक्शन डायोड, और ये डायोड आपका जर्मेनियम से बना हुआ है, जर्मेनियम मटेरियल का बना है, तो इसका कट ऑफ वोल्टेज कितना होगा? तो इसका कट ऑफ वोल्टेज हो जाता है आपका 0.3 वोल्ट, 0.3 वोल्ट। और यदि ये सिलिकॉन का बना हुआ है तो सिलिकॉन के लिए कट ऑफ वोल्टेज का मान कितना हो जाता है? 0.7 वोल्ट, 0.7 वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखना क्वेश्चन में क्या क्या आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है। कॉम्प्लेक्स डिजाइन, हायर थर्मल स्टेबिलिटी, रिक्वायर कॉम्प्लिकेटेड बायस अरेंजमेंट, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर नीड्स लो कट इन वोल्टेज। तो यहाँ पे ऑप्शन तो आपको लीकेज करंट के फॉर्म में दिया ही नहीं है, आपको ऑप्शन लीकेज करंट के फॉर्म में नहीं दिया है। यदि लीकेज करंट के फॉर्म में आपको ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो अब यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो देखिए यहाँ पे लीकेज करंट से एक और रिलेटेड टर्म्स हैं, क्या है वो है आपका थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी। तो जो हमारा जर्मेनियम होता है, जर्मेनियम का थर्मल स्टेबिलिटी लो होता है। यहाँ पे नोट कर लेंगे कि जर्मेनियम का, मैं हिंदी में लिख देता हूं, जर्मेनियम, अरे मेरे दोस्त कहाँ गया है, हाँ, जर्मेनियम का थर्मल स्टेबिलिटी लो होता है, ठीक है। और सिलिकॉन का थर्मल स्टेबिलिटी हाई होता है, ठीक है, हाई थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन एकदम करेक्ट बन जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। पीएनपी प्रकार के ट्रांजिस्टर पर एनपीएन प्रकार के ट्रांजिस्टर को क्यों पसंद किया जाता है? तो अभी हमने कुछ देर पहले ही आपको बताया है कि आपका ट्रांजिस्टर दो तरीके का होता है, दो प्रकार का होता है। जो आपका ट्रांजिस्टर है ये कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। यदि मैं यहाँ पे बात कर लूँ ट्रांजिस्टर की बात कर लूँ तो ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर और एक होता है आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो इसमें जो आवेश वाहक होते हैं, इसमें आवेश वाहक आपके होते हैं इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक। आवेश वाहक कौन होता है? आपका इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और इसमें जो आवेश वाहक होगा, इसमें आवेश वाहक कौन होता है? आवेश वाहक, अरे चार्ज कैरियर इसमें कौन होता है? इसमें हो जाता है आपका होल्स, ठीक है। इसमें आपके हो जाते हैं होल्स। तो चार्ज कैरियर के रूप में इलेक्ट्रॉन
किस में मौजूद रहता है, वो मौजूद रहता है आपके एनपीएन ट्रांजिस्टर में। एक पॉइंट यहाँ पे और नोट कर सकते हैं कि ये सबसे अधिक यूज होने वाला है, ठीक है। या फिर ऐसे लिख लो कि एमीटर, इसमें लिखो पहले पॉइंट कि एमीटर टर्मिनल से करंट बाहर की तरफ निकलती है। एमीटर टर्मिनल से करंट बाहर की तरफ निकलती है, बाहर की तरफ निकलती है, ठीक है, निकलती है। और यहां पे लिख लो करंट अंदर की तरफ जाती है, करंट अंदर की तरफ जाती है, की तरफ जाती है, ठीक है। और एक पॉइंट ये नोट कर लेना इसमें कि इसमें 2N तथा एक पी डायोड लगे होते हैं, 2N तथा एक पी डायोड लगे होते हैं। और इसमें आपके दो पी तथा एक एन डायोड लगा होता है, एक एन डायोड लगा होता है, ठीक है। और इसका यूज ज्यादा होता है, यूज अधिक होता है, और इसका यूज कम होता है, ठीक है। जो हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर का यूज हम लोग सबसे ज्यादा करते हैं और पीएनपी ट्रांजिस्टर का यूज हम लोग कम करते हैं, ठीक है। इसमें जो आपका आवेश वाहक है, आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, आवेश वाहक के रूप में इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जो हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है ये काफी सुपीरियर बन जाता है पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत तेज हो जाती है, ठीक है भाई। इलेक्ट्रॉन्स की गति होल्स की तुलना में 3 गुना होती है, 3 गुना अधिक होती है, तो इसकी स्विचिंग स्पीड जो है ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। या फिर कह सकते हैं कि इसकी इफिशियंसी भी अधिक होती है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि इसके कार्य करने की भी स्पीड अधिक होती है, ठीक है। तो हमारे लिए एनपीएन ट्रांजिस्टर ज्यादा यूजफुल होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में। अब यहाँ पे देख लेंगे हम लोग ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास। एनपीएन हैज लोअर स्विचिंग स्पीड, ये तो बिल्कुल गलत हो गया भाई, पीएनपी का लोअर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि एनपीएन हैज गुड बायस स्टेबिलिटी, गुड बायस स्टेबिलिटी नहीं, बायस स्टेबिलिटी की बात नहीं है, ये बात थोड़ी सी गलत हो गई। नेक्स्ट है आपका कि एनपीएन हैज हायर स्विचिंग स्पीड, एकदम करेक्ट बात बोला है कि एनपीएन के पास क्या होता है, हायर स्विचिंग स्पीड होती है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग कि माइक्रोफोन्स ट्रांसड्यूसर से संकेतों को बढ़ाने के लिए किस प्रकार के ट्रांजिस्टर के यूज किए जाते हैं। यदि माइक्रोफोन में कुछ ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं तो उसमें किस प्रकार के ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है संकेतों को बढ़ाने के लिए, या फिर आवाज को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग हमेशा ऐसा, माइक्रोफोन की बात क्या है ना, यहाँ पे बात क्या है माइक्रोफोन की, तो हम लोग हमेशा उसमें ऐसा ट्रांजिस्टर यूज करेंगे जो बहुत ही कम पावर ले, एकदम कह सकते हैं कि नॉमिनल पावर का कंजप्शन करे, क्योंकि यदि ज्यादा पावर कंजप्शन करने वाला ट्रांजिस्टर होगा तो वो ट्रांजिस्टर हमारे लिए हानिकारक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लो पावर ट्रांजिस्टर का हम लोग यूज कर लेते हैं ट्रांसड्यूसर में या फिर माइक्रोफोन में आवाज को बढ़ाने के लिए। मध्यम शक्ति प्रवर्धन के लिए उपयोग किए जाने वाले ट्रांजिस्टर को किस प्रकार की पैकेजिंग का उपयोग किया जाता है। अब देखिए पैकेजिंग के यहाँ पे कुछ टाइप्स हैं, मैं 2-4 टाइप्स आपको लिख देता हूँ, टाइप्स का नाम याद रख लीजिए, हालांकि यहाँ पे तो लिखा ही हुआ है, यहाँ पे टाइप्स के नाम लिखा हुआ है, ये 4 आपके पैकेजिंग के टाइप्स है, ठीक है। इसमें हमारा जो यूज होने वाला है, मध्यम शक्ति प्रवर्धन के लिए वो हम लोग यूज करते हैं प्लास्टिक पैकेजिंग विथ मेटल हीटिंग, ठीक है। और भी 1-2 आपके पैकेजिंग टाइप्स हैं, वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये तो आपके एक सिरामिक पैकेजिंग होती है, फिर एक आपके प्लास्टिक पैकेजिंग होती है, फिर आपके एक मेटल पैकेजिंग होती है, एक आपकी
पिन ग्रिड पैकेजिंग होती है, ठीक है। और एक और होती है आपकी सिरामिक फ्लैट पैकेजिंग, ठीक है। ये जो सिरामिक पैकेजिंग है ये दो तरीके का होता है, एक आपका सिरामिक फ्लैट होता है और एक आपका सिरामिक चिप होता है, ठीक है। ये दो तरीके की पैकेजिंग सिरामिक में होती है, ठीक है। तो मध्यम शक्ति प्रवर्धन के लिए हम लोग प्लास्टिक पैकेजिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, लाउड स्पीकर को संचालित करने के लिए किस प्रकार के एम्पलीफायर का यूज किया जाता है। लाउड स्पीकर को संचालित करना है, किसको संचालित करना है भाई, लाउड स्पीकर को संचालित करना है। तो हमेशा याद रखेंगे कि लाउड स्पीकर को संचालित करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, पावर एम्पलीफायर का यूज करते हैं, ठीक है। IF एम्पलीफायर क्या होता है, जो हमारा IF एम्पलीफायर, इसका तो पहले फुल फॉर्म लिख लो, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, ठीक है। RF का क्या है, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, ठीक है। अब ये जो IF एम्पलीफायर है इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, तो इसका अक्सर यूज हम लोग टेलीविजन में करते हैं। IF एम्पलीफायर का अक्सर यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, टेलीविजन में ही करते हैं। और जो हमारा RF रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर है, रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज तो आप सभी जानते होंगे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज हम लोग रेडियो में कर लेते हैं, ठीक है। तो ये था आपका आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं कि सारे क्वेश्चंस आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।